बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री सीरीज़ के अंदर चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 है जो एक्सप्लेन करेगा, जो आपकी बुक का टॉपिक है 2.6.3, जो एक्सप्लेन करेगा डिडक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल बाय यूजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी डाटा। तो हम क्या करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी की डाटा, आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू की मदद से एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम एलिमेंट की पोजीशन को जो एक्सप्लेन करना सीखा था वो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हवाले से सीखा था। तो बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, क्या आपको पता है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गैशियस एटम टू मेक इट गैशियस पॉजिटिव आयन। किसी भी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब उस एनर्जी की वैल्यू की मदद से हम एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन को डिस्कस करेंगे। तो उस पोजीशन को डिस्कस करने से पहले बच्चों, हमने क्या चीज़ सबसे पहले सीखनी है, वो ये सीखनी है कि हमें सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में वो पता होना चाहिए, और फिर उस वैल्यू को हम पीरियोडिक टेबल में मौजूद एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे और उसे हम एलिमेंट की पोजीशन को एक्सप्लेन कर देंगे। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिसको सबसे पहले समझना ज़रूरी है, ताकि हम पोजीशंस ऑफ पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की पोजीशन को आयोनाइजेशन एनर्जी की बेस के ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हैं और बता सकते हैं। और लास्ट में हम 2-3 एग्जांपल करेंगे जो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही होगी कि एलिमेंट की पोजीशन कहाँ पे है। तो अब की पॉइंट्स कौन से हैं बच्चों, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड। जैसे कि आप सबको इल्म है कि हमने पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस किया था। अब वो क्या था बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम अगर हम आए तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। ठीक है, और अगर बच्चों हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या कर रही होती है, इंक्रीज़ कर रही होती है ड्यू टू सम एक्सेप्शनल केसेस। अब वो कौन कौन से एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे कि अगर आप लेफ़्ट राइट की तरफ जाएँ तो बेरिलियम से बोरॉन की तरफ जाएँ तो बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या वैल्यू ज़्यादा है और बोरॉन की कम है। इसी तरह ही मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है और एल्यूमिनियम की कम है। तो बच्चों, इसकी वजह हम लोगों ने वैसे डिस्कस की हुई थी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैग्नीशियम ग्रुप 2 से ताल्लुक़ रखता है, तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस में जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है कि इसका डुप्लेट जो है वो कंप्लीट है। अब डुप्लेट कंप्लीट होने की वजह से ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। ठीक है, अब इसी तरह ही हमारे पास एल्यूमिनियम है, उसके वैलेंस शेल के अंदर जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब 3 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो क्या है, आसान है, फिर उसके बाद डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, इसको हमने पहले भी डिस्कस कर दिया। तो बच्चों, ट्रेंड में आप लोगों ने ज़हन में रखना है क्या, लेफ्ट टू राइट जो है आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती है, और टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती है। ठीक है जी, डिक्रीज करती है, सॉरी। अब हमारे पास दूसरा जो फैक्टर है, की पॉइंट हमें वो क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, वो बच्चों हमारे पास आ जाता है पीरियोडिक टेबल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या बात आती है, इसमें ये आती है कि एलिमेंट जो होते हैं ना, जिनकी सिमिलर एक जैसी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, उनको पीरियोडिक टेबल में एक ही कॉलम में ग्रुप की फॉर्म में रखा गया होता है। ठीक है जी, अब उसमें क्या होता है, दिस अरेंजमेंट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट विच डिटरमाइन देयर केमिकल प्रॉपर्टी। और इसको हमने एलिमेंट को उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस के ऊपर एक्सप्लेन किया गया। मिसाल के तौर पर हमारे पास ग्रुप फर्स्ट ए है। अब ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट्स क्या हैं, उन सारों के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है उनकी फर्स्ट ही आयोनाइजेशन एनर्जी होगी सारों की। ठीक है, अब अगर मैं टॉप टू बॉटम आ रहा हूँ ना, उन सारों का बिहेवियर क्या होगा, तकरीबन एक जैसा होगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या कर रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। अब एलिमेंट अगर पीरियोडिक टेबल में पड़ा हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट है बच्चों, थर्ड एलिमेंट है, हमारे पास 4 है, इन सारों के वैलेंस शेल में अगर फर्स्ट ए ग्रुप है, ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप है, तो हमारे पास उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक एक होगा। तो इसका मतलब उन सारों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या होती हैं, सेम रहती हैं। ठीक है, तो अब उनको इलेक्ट्रॉन एक को निकालने के लिए एनर्जी जो चाहिए होगी वो हमारी क्या होगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। ठीक है बच्चों, तो ये 2 चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। पहले हमने क्या डिस्कस की, ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन एनर्जी, आपको पता चल गया कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होता है। दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया क्या, पीरियोडिक टेबल ऑर्गेनाइजेशन।
पोजीशन के एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में कैसे रखा गया है। पता ही है आप लोगों को कि क्या रखा गया, जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सेम है, एक जैसी हैं, एक ही तरह की हैं तकरीबन, तो उनको हमने एक ही ग्रुप में रखा गया पीरियोडिक टेबल के अंदर। और ये किस बेस के ऊपर रखा गया, ये उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से रखा गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्सप्लेन कर रही होती है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास जो थर्ड है, थर्ड की पॉइंट कौन सा है जिसको हमें ज़हन में रखते हुए एलिमेंट की पोजीशन को डिस्कस करना है। ठीक है जी बच्चों, अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है क्या, कंपेयरिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट में हमें पता चल गया कि ट्रेंड से पता चल गया, फिर हमने उसकी पोजीशन देख ली, तीसरे ऑर्गेनाइजेशन देख ली, थर्ड पे हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी की कंपेयरिंग आयोनाइजेशन एनर्जी अब हमने चेक करनी है। ठीक है बच्चों, इसमें हमारे पास क्या कहता है कि जो पोजीशन ऑफ एलिमेंट होते हैं ना, उसको डिटरमाइन किया जाता है पीरियोडिक टेबल में। वी कैन कंपेयर इट आयोनाइजेशन एनर्जी विद नॉन पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू मालूम होगी, हमें पीरियोडिक टेबल की पता चल जाएगी। अभी तो ये थ्योरी है ना, आपको इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, पता नहीं किस तरह का बड़ा अजीब सा टॉपिक है। अजीब सा टॉपिक नहीं, एग्जाम्पल करेंगे ना फिर आपको इंशाल्लाह इसमें क्लियर हो जाएगा कि किस किस्म की बात हो रही है और कैसे हम एलिमेंट की पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों इसके बाद क्या किया जाता है कि एलिमेंट की जो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू है उसको कंपेयर किया जाता है, और कंपेयर करने के बाद जो उसकी पोजीशन होती है उसको हम फिर क्या करते हैं, मैच करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द पोजीशन के वाले से। ठीक है, अब कैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू से एक्सप्लेन किया जाता है, तो उसके लिए हमारे पास ये एग्जांपल है, उस एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये जो हम बात कर रहे हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। जी बच्चों, ये हमारे पास एक एग्जांपल ली है। इस एग्जांपल में हम लोगों ने सबसे पहले एक बात को रखा है कि हमारे पास, हम कहते हैं कि कंसीडर करें कि हमारे पास एक एलिमेंट है एक्स। ठीक है, अब एलिमेंट एक्स है तो उसकी एक आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू हमें दे दी है कितनी जी, 1251 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है। अब हमें कहता है कि आप बताओ कि भाई इसकी पोजीशन है, इसके साथ हमें उसने एक इन्फॉर्मेशन दी है। वो इन्फॉर्मेशन बच्चों क्या दी है, कहता है कि इट प्लेस इन बिटवीन द, ये इन एलिमेंट्स के दरमियान में पाया जा रहा है कि कौन सा एलिमेंट, एक की जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 1000 है और एक जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 1520 है। अब अगर आप गौर करें कि हमारे पास क्या हो रहा है कि कहता है कि इससे पहले वाले की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, 1000 है, और इसके आगे वाले की जो एनर्जी है 1520 है। अब मुझे बताओ कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बच्चों इंक्रीज हो रही है ना, 1000 दरमियान में 1251 फिर 1520 इंक्रीज हो रही है। अब मुझे बताओ कि कहाँ पे इंक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। तो हमें पता चला कि हमने ये पढ़ा हुआ है कि लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएं ना, तो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जो होती है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब हमने कहा कि ये इसके दरमियान में है, हमने ये देखना है कि जिसकी 1000 किलो जूल पर मोल एनर्जी है ना, वो तो एलिमेंट है हमारे पास सल्फर। अब इसी तरह ही जिसकी 1520 किलो जूल पर मोल है वो है आर्गॉन। अब अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएं, सल्फ़र आता है, ठीक है, सल्फ़र के बाद दरमियान में क्लोरीन आता है, फिर जाके कहीं आर्गॉन आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1000 जो है वो हमारी किसकी है, सल्फ़र की है, और 1251, ठीक है, जिसको एक्स कंसीडर किया हुआ था वो हमारे पास किसकी आ जाती है, क्लोरीन की आ जाती है, और 1250 जो है 1520 वो हमारे पास किसकी है, आर्गॉन की है। तो इस तरह हमें अगर डाटा दे दिया जाए तो हम बड़ी आसानी के साथ उस एलिमेंट की पोजीशन को पीरियोडिक टेबल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब 1251 क्लोरीन क्या है, एक्स है हमारे पास, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एलिमेंट एक्स इन्होंने शो किया हुआ था वो कौन सा एलिमेंट था, वो क्लोरीन था। क्लियर होगी बात बच्चों। अब इसी तरह ही हम सेकंड एग्जांपल की तरफ जाते हैं। ये तो हमारे पास एग्जांपल थी किसके हवाले से, पीरियड के हवाले से। अब हम एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं, वो हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखें जी सेकंड एग्जांपल कहता है कंसीडर द एलिमेंट है वाई। अब वो वाई है, उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 738 किलो जूल पर मोल। चलते हैं जी नेक्स्ट। अब कहता है कि ये एलिमेंट किन के दरमियान पाया जा रहा है, एक ऐसा एलिमेंट जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 899 है और उसके बाद उससे नीचे वाले की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है 590 है। अब मुझे बताओ बच्चों कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि ग्रुप में हमारे पास टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है, आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू वो क्या कर रही होती है, वो डिक्रीज कर रही है।
ठीक होगी बात। अब वो जब बच्चों डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ऊपर अगर कोई एलिमेंट है जिसकी 899 किलो जूल पर मोल एनर्जी है, वो तो मेरे पास हो गया बेरिलियम। ठीक होगी बात जी। अब उसके बाद उसके नीचे वाला एलिमेंट मैंने चेक करना है, क्या मुझे ये पता होना चाहिए कि बेरिलियम किस ग्रुप में है। बच्चों बेरिलियम सेकंड ग्रुप से है, तो सेकंड में पहले बेरिलियम, बेरिलियम के बाद क्या आता है, मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसके बाद आ गया मैग्नीशियम और फिर हमारे पास क्या आता है, कैल्शियम। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि भाई 899 जो है वो बेरिलियम की है, और जो हमें एक वैल्यू दी हुई है कि फाइंड करो पोजीशन कौन सी है 738, वो हमारे पास आ जाती है किसकी, मैग्नीशियम की आ जाती है, और उसके नीचे 590 किसकी है, कैल्शियम की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमें ट्रेंड के बारे में पता होगा तो हम उस एलिमेंट की पोजीशन को बड़ी आसानी के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर होगी बात बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये दो एग्जांपल सीखने के बाद कम से कम आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि हम पोजीशन ऑफ एलिमेंट की अकॉर्डिंग टू आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये होता है क्या ये मेथड ठीक है, क्या ये हर एक के लिए एप्लीकेबल है। तो बच्चों इसका ये नहीं है कि हर एक के लिए एप्लीकेबल है, तो उसके लिए मैंने एक लाइन लिखी हुई है जिसको हम कहते होते हैं एक्यूरेसी कंसिडरेशन, कि क्या ये ठीक है। तो लिखा हुआ है कि दिस मेथड प्रोवाइड एन एस्टिमेट, कि ये एस्टिमेटेड है, कि बता सकता है कि भाई है, ठीक है, बट मे नॉट ऑलवेज बी एक्यूरेट, कि ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ये एक्यूरेट हो। अब क्यों नहीं होता, ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो आपने कहना है ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन आयोनाइजेशन एनर्जी, कि आयोनाइजेशन एनर्जी में फ्लक्चुएशन होती है किसकी बेस के ऊपर, जैसे कि नेचर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की नेचर तब्दील होती है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट तब्दील होती हैं, तो उसकी बिना पर उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर फ्लक्चुएशन आ सकती है। जैसे कि हम लोगों ने बेरिलियम और उसके दूसरे केस में देखा था, हमारे पास जो एलिमेंट आ रहे थे ना, जिसमें हमने ये लास्ट में ये पेज देखा था, इसमें हमारे पास ये था ना कि बेरिलियम से बोरॉन की तरफ जाएं और मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम की तरफ जाएं, तो अब हम लेफ़्ट टू राइट, तो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही थी, डिक्रीज़ है, तो इसका मतलब है नेचर ऑफ एलिमेंट भी एक्सप्लेन हो रही होती है, और साथ में हमारे पास क्या आ रहा होता है, उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन भी उसके ऊपर एक्सप्लेन हो रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम एक और इसी का अगला एक पार्ट देखेंगे, उसमें हमने देखना है कि जो सक्सेसिव, इसका एक अलग टॉपिक है, उसको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी बच्चों, अब हम इसकी बुनियाद पर हमारे पास टॉपिक है 2.6.4 है, जो आपका इससे पहले हमने 2.6.3 डिस्कस किया था, अब 4 है। अब कहता है टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल बाय यूजिंग सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी डाटा, कि आयोनाइजेशन एनर्जी डाटा की बुनियाद पर हम जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी होती है उसकी बुनियाद पर हम कैसे पोजीशन ऑफ एलिमेंट का एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान काम है बच्चों। देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ज़हन में रखना है, क्या कहता है, जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ना, वो एक्सप्लेन कर रही होती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम के ऊपर। अब मिसाल के तौर पर अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बच्चों, थोड़ी सी कम होगी। अगर उसी एटम में से आप सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाले तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब कैसे होती है आगे हम एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब होता क्या है, कहता है कि लार्जर गैप्स बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जीज इंडिकेट दैट द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम इनर शेल आर लोअर स्टेबल शेल। उम्मीद शायद आपको ये बात समझ नहीं आई हो, लेकिन अभी आगे एग्जांपल करता हूँ ना, उसमें आपको समझ आएगी। ये हमारे पास बच्चों एक एग्जांपल आ गई है, एग्जांपल ऑफ सोडियम। अब सोडियम में क्या है, सोडियम के बच्चों कहता है कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू है ना वो 495 है, जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है 4560 किलो जूल पर मोल। ये क्या बात हुई भाई, एकदम से इतनी वैल्यू कैसे फ़र्क आ गया। तो इसको हम सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, कि जो फर्स्ट वाली है वो तो बहुत कम है लेकिन सेकंड वाली बहुत ज़्यादा हो गई है। उसकी वजह क्या है, तो बच्चों उसकी वजह ये है कि आपने क्या काम किया है, कि हम ये कह सकते हैं कि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है ना, यहाँ पे एक हम लाइन लिखेंगे कि सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम remove from a inner shell, कि वो इनर शेल में से आपने सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जहाँ पे उसका ऑक्टेट कंप्लीट था, तो इस वजह से वहाँ पे जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है।
मिसाल के तौर पर देखें कि हमारे पास सोडियम है ना, उसका एटॉमिक नंबर है 11। अब क्या हुआ कि के शेल में आपके पास आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। एल शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन। एम शेल में आपके पास कितने आ गए, 1। अब वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उससे पीछे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या चाहिए होगी, कम एनर्जी चाहिए होगी। समझ आ रही है। अब क्या होता है, अब ये इनर शेल है जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सोडियम आपका क्या बन गया, Na+1 और 11। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अब क्या है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट। के में 2 आ गए, एल में कितने आ गए बच्चों, 8 आ गए, और एम में क्या हो गया, 0। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है, इसकी जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है बच्चों, हाई है। ठीक है, हाई क्यों है, बिकॉज जो है ये हमारे पास क्या है, इनर शेल है। ये क्या है, इनर शेल है जिसके अंदर क्या पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। समझ आ गई ये बात की। तो इसकी बुनियाद पे भी आप एलिमेंट की पोजीशन को एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई अभी आपकी फर्स्ट कम है और सेकंड इतनी ज़्यादा क्यों है, क्या वजह है, कितने इलेक्ट्रॉन है उस एटम की। अब इलेक्ट्रॉन की तादाद पता चल जाए तो आप उसकी पोजीशन को एक्सप्लेन कर सकते हो कि किस ग्रुप में पाया जा रहा है। क्लियर होगी बात। अब बच्चों सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या है, एग्जांपल ऑफ अ मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम में हमारे पास क्या होता है, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो मैग्नीशियम की हमारे पास होती है, मैग्नीशियम 12 होता है। तो के शेल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन, 2। एल शेल में कितने आगे, 8, और एम शेल में कितने आगे, 2। अब अगर आप ऐसे देखा जाए तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन है एम शेल में, इसका मतलब है कि इसका डुप्लेट कंप्लीट है। तो इसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सोडियम से भी ज़्यादा होगी। सोडियम की 496 है, इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो 735 है। और 735 का मतलब है कि आप डुप्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, एनर्जी ज़्यादा चाहिए। क्लियर होगी बात। अच्छा, जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीशियम में हमारे पास अब ये बन गया +1। अब +1 का मतलब है कि के में हमारे पास 2 आ गए, एल में हमारे पास 8 आ गए, और एम में हमारे पास कितने आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, अब बच्चों जब 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसको निकालने के लिए क्यों, क्योंकि अब इसके ऊपर चार्ज आ गया +1, एनर्जी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो पहली थी 735, दूसरी कितनी 1445 है, इतनी एनर्जी डबल चाहिए थी। इलेक्ट्रॉन भाई रिमूव हो गया। लेकिन जब आप पहुंचते हो Mg+2 में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो इसमें के शेल में 2 आ गए और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 आ गए। अब बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये कहाँ पे, इनर शेल है। अब इनर शेल में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी चाहिए, 7730 किलो जूल पर मोल। कि इसका मतलब क्या हो गया कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी की, जो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है थर्ड है किसकी, ऑफ मैग्नीशियम की। ठीक है, मैग्नीशियम की वो क्या है, वो एक्सप्लेन कर रही है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से आप रिमूव कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम इनर शेल। अब इलेक्ट्रॉन आप इनर शेल में से रिमूव कर रहे हो। इनर शेल का मतलब ये है कि आप एटम की स्टेबिलिटी में से इलेक्ट्रॉन का रिमूव कर, जहाँ उसने अपना ऑक्टेट क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इस वजह से इसका एनर्जी गैप बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपके सामने बुक का आपका टेबल रखता हूँ और वहाँ से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या चीज़ है। ठीक है जी बच्चों, ये आपकी बुक का टेबल है जो हमारे पास बना हुआ है। इस टेबल में देखें आपके सामने लिखी हुई है, ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये आपके पास कौन से ग्रुप के हैं, ये आपके पास आ जाते हैं कौन से बच्चों, ये थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब थर्ड ग्रुप के एलिमेंट है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अब इसमें देखो कहता है कि जो सोडियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है +1 है। अब सोडियम फर्स्ट ग्रुप से है तो इसका मतलब वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब एल्यूमिनियम के कितने हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। अब देखो पहला इलेक्ट्रॉन निकाला 580, उसके बाद वाला निकाला 18 15, और उसके थर्ड वाला जब निकाला तो 27। अब एल्यूमिनियम का क्या हो गया जी, ऑक्टेट 3 वैलेंस शेल में थे, तीनों निकल चुके हैं। लेकिन जब आप 4 आयोनाइजेशन एनर्जी पे जाओगे बच्चों तो वो क्या है, वो है 11600 किलो जूल पर मोल। इतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। क्यों, क्योंकि आप वो कोर इलेक्ट्रॉन इनर शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो। समझ आ रही बात की। इसलिए बच्चों सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 तक तो बात समझ आ रही है।
पहला इलेक्ट्रॉन निकाला 780, फिर 1575, फिर 1320, फिर 1433। हमने पढ़ा हुआ है कि याद रखिएगा जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ना वो कम होती है किससे, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चों कम होती है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी से। तो अब देखो जब ये हमारे पास कितने ने निकाली, वैलेंस शेल में से 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए ना, तो अब जो इलेक्ट्रॉन ये पांचवा निकालने की कोशिश करेगा ना, फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी, तो 16,100 किलो जॉल पर मोल। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इनर शेल में से निकाला जा रहा है। तो इतना बड़ा एनर्जी गैप एक्सप्लेन कर रहा है कि आपकी जो फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इनर शेल में से है, वो आउटर मोस्ट शेल में से नहीं है। ठीक है, इसी तरह बच्चों आप चले जाएं तो आर्गॉन में चेक कर लें, तो आर्गॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। तो उसका जो कोर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो 27,000 किलो जूल पर मोल एनर्जी है। ठीक होगी बात, तो वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। वैसे भी हमारे पास जो क्लोरीन होती है उसकी वैलेंस, आर्गॉन जो है उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, उसकी तो फर्स्ट ही आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा है। ठीक होगी बात जी। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। ये टॉपिक एक्चुअली थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड टॉपिक है। इस टॉपिक में आपने सिर्फ ये देखना था कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू की मदद से आप किस तरह एलिमेंट की पोजीशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये बच्चों को कहता हूँ कि भाई ये हमारे पास एल्यूमिनियम है ना, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 580, 18, 15, 27, 40 और 11,060। तो आप मुझे बताओ कि इसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप क्यों है। तो आप फ़ौरन से कह दोगे कि भाई ये जो सबसे ज़्यादा 11,600 किलो जूल पर मोल एनर्जी आ रही है, ये इसका मतलब है कि जो क्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम में से जो इलेक्ट्रॉन निकाला गया है वो इनर शेल में से निकाला गया है। ठीक होगी बात, इस वजह से एनर्जी गैप जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंशाल्लाह ताला होगा मैस स्पेक्ट्रोमेट्री पे, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो लेक्चर नंबर 12 होगा, तो वो हमारा टॉपिक होगा। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी वाला टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।